दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम बात करने जा रहे हैं 12th क्लास के जो PT1 एग्ज़ाम हो रहे हैं, इसकी रिवीजन क्लास है ये। तो 12th क्लास में जो बच्चे CBSE से पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं उनके लिए रिवीजन क्लास है। उनको 3 चैप्टर दिए गए हैं CBSE के द्वारा। एक चैप्टर का नाम है एंड ऑफ बाइपोलरिटी, दूसरा चैप्टर का नाम है अल्टरनेटिव सेंटर पावर। ये हम इस बुक की बात कर रहे हैं, आप इससे मिला सकते हो इसको। कंटेम्प्रेरी साउथ ईस्ट कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो बुक चलती है, इसकी बात हम इसमें कर रहे हैं। तो इसमें 2 चैप्टर तो इसके रिवीजन करेंगे और एक चैप्टर हम इस जो इंडियन पॉलिटिक्स वाली जो बुक है इसको रिवीजन करेंगे। ठीक है, इसमें एक ही चैप्टर है, इंडियन पॉलिटिक्स वाले में एक ही चैप्टर दिया गया है और 1-2 चैप्टर आपके इसमें, टोटल 3 चैप्टर किसमें आपके PT1 में आ रहे हैं। ठीक है, PT1 जो अभी एग्ज़ाम चल भी चुके हैं और शायद 9 तारीख या 10 तारीख को पॉलिटिशियंस का पेपर है। तो मैंने ये विचार किया कि बच्चों को क्यों नहीं एक रिवीजन क्लास डाल दी जाए जिसमें बच्चे मतलब रिवाइज करें। ऐसे खूब सारे यूट्यूब वीडियो पढ़े हैं जिसमें पूरा चैप्टर पढ़ाया भी गया भी है। ठीक है, और फिर भी मतलब ये आपको अगर कोई डायरेक्ट ये चैप्टर हम मेरे से पढ़ना है तो आप इसमें कमेंट कर दीजिए और मैं आपसे संपर्क कर लूँगा या फिर मैं संपर्क इसमें सेंड कर दूँगा। तो आप डायरेक्ट चैप्टर समझ सकते हैं, पूरा कोर्स आप पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, ऑफलाइन पढ़ सकते हैं। लेकिन अभी आज हम बात करते हैं PT1 के जो 3 चैप्टर हैं उनके सिलेबस के बारे में। तो इसमें सबसे पहले बात की गई है, देखो इसमें देखो आपको बताया कि इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है कोल्ड वार है वो इसमें से हट गया है। और इसमें जो सेकंड चैप्टर है उसका नाम है एंड ऑफ बाइपोलरिटी। एंड ऑफ बाइपोलरिटी का मतलब ये कि 2 ध्रुवीय, मतलब ये कि जो 2 कंट्री थे, जैसे आपने इसमें पढ़ा होगा कि USSR और USA 2 इसमें सुपर पावर होती हैं। और आगे जाकर 1991 में ये जो आपका USSR है, USSR का विघटन हो जाता है जिसको डिसइंटीग्रेशन बोलते हैं। और इसके बाद में क्या होता है कि एकमात्र सुपर पावर हमारे पास बचती है, उसको बोलते हैं हम अमेरिका। ठीक है, तो ये हम देख चुके हैं। इसके साथ में हम बात करें कि इसमें एंड ऑफ बाइपोलरिटी में बताया गया है कि किस प्रकार से USSR का विघटन हुआ। तो USSR का जो आपको बताया कि रशियन रेवोल्यूशन हुई थी 1917 में और लेनिन के लीडरशिप में हुई थी। और लेनिन के लीडरशिप में होने के बाद इसमें जो आपका USSR है ये आप हमारे सामने आता है। और USSR में कौन कौन से लीडर हुए हैं, पहले तो हुए हैं लेनिन हुए हैं, उसके बाद में स्टालिन हुए हैं, उसके बाद में और भी लीडर हुए हैं जिन्होंने USSR को आगे बढ़ाने का काम किया है। ठीक है, इस चैप्टर में ये बताया गया है कि किस प्रकार से USSR ने अपनी पावर को मतलब कि पावर को इम्प्रूवमेंट किया और उसके बाद में ऐसे कौन से कारण थे जिसकी वजह से ये जो USSR है ये इसका डिसइंटीग्रेशन हो गया। इसके साथ में हम बात करते हैं कि इसमें आगे जाकर एक वर्ड आएगा आपके पास, शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी का मतलब ये है कि ये जो इसको जैसे हिंदी में तो ये कहते हैं आघात पहुंचाकर उपचार करना। मतलब ये कि पहले तो उसको घायल कर दो और उसके बाद में पहले तो इसको डिसेबल कर दो और उसके बाद में उसके लिए वेलफेयर स्टेट करना, वेलफेयर मतलब स्कीम चलाना। इसका एग्जाम्पल लो, जैसे USSR है उसने सबसे पहले तो गवर्नमेंट की बात की और गवर्नमेंट की बात करने के बाद में उसके बाद में इसने अपनी नीतियाँ, मतलब ऐसे कहते हैं कि कम्युनिज्म जो आइडियोलॉजी है इसको लेप्स करके ये कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी की तरफ बढ़ गया। तो जब पहले शुरुआत में जब इसकी रेवोल्यूशन हुई थी तब तो ये कम्युनिज्म की बात करता था, प्रत्येक व्यक्ति को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता था। लेकिन उसके बाद में क्या कर दिया, 1991 में इसके जो प्रेसिडेंट है इन्होंने इसकी जो पावर है इसको डिवाइड कर दिया और ऐसे कहते हैं कि कैपिटलिज्म की तरफ ये आगे बढ़ते हुए चल गए। इसका कारण क्या था, इसका कारण ये था कि सरकार सभी लोगों को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करने में प्रॉब्लम कर रही थी। अब आगे चलकर जैसे ही इसमें हमें बात करते हैं कि क्यों ये ऐसे क्यों जरूरत पड़ी, ये इसलिए ऐसे कहते हैं कि जो USA के प्रेसिडेंट हैं इन्होंने USSR के प्रेसिडेंट से मुलाकात करते हैं और ये कहते हैं कि हमारे जैसे अमेरिका ने अपने आप को इम्प्रूवमेंट किया है वैसे USSR भी अपने आप को इम्प्रूवमेंट कर सकता है। इसलिए हम क्या करेंगे, आपको इसके लिए जैसे चाइना ने अपनी ओपन डोर की नीति अपनाई वैसे ही मतलब ये कि जो USSR है इसने भी ओपन डोर की नीति अपनाई और इसने मतलब ये कि अपने जितने भी जो ऐसे डिपार्टमेंट थे जो मतलब ये कि पब्लिक के लिए अच्छा काम नहीं कर पा रहे थे उनको इसने प्राइवेट हाथों में दे दिया। और प्राइवेट हाथों में देने के बाद में
इसने क्या किया कि अपना इम्प्रूवमेंट करना शुरू कर दिया। और आगे चलकर ऐसे कहते हैं कि ये इसकी जो इन नीतियों से यहाँ की जो गवर्नमेंट है इसको अपनी पॉलिसी चेंज करनी पड़ी। इसी को कहते हैं शॉक थेरेपी की वो अपने जैसे अपनी जो पॉलिसी है उसमें ये परिवर्तन करते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद में इसमें बताया गया है कि लीडरशिप की मतलब कि कौन कौन से लीडर्स हैं जिन्होंने क्या 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 अपने जो रोल इसमें निभाए गए हैं। ठीक है, इसकी बातें हमने इसमें की है। आगे चलकर इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट में हम बता सकता हूँ इसमें कि एक तो जो लीडरशिप है इनका कंट्रीब्यूशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ में इसमें इसकी जो टाइमलाइन है, टाइमलाइन में बताया गया है किस प्रकार से जो यूएसएसआर है इसने अपना इम्प्रूवमेंट किया है और आगे चलकर किस प्रकार से आगे जाकर डिसइंटीग्रेशन हो गया। इसके साथ में इसमें यह है कि अलग अलग जो कम्युनिटी है ये किस प्रकार से जब दो सुपर पावर थी पूरे वर्ल्ड में 2 सुपर पावर थी, उस समय इसने कैसा रोल अदा किया है और आगे चलकर ये अगर ये डिसइंटीग्रेशन हो गया उसके बाद में इसने क्या किया है। इसके साथ में इसमें ये बताया गया कि किस प्रकार से कौन कौन से कन्फ्लिक्ट इसमें आए हैं। ठीक है, और कन्फ्लिक्ट आए हैं तो जैसे इसमें कन्फ्लिक्ट के हिसाब से बात करें तो 1971 का अफगानिस्तान क्राइसिस देख सकते हैं जिसमें यूएसएसआर ने अपनी ओर से इसमें काम करने का प्रयास किया है। तो ये आपका जो एंड ऑफ बाइपोलरिटी था इसको मैंने ब्रीफली किया है, एकदम संक्षिप्त में बताया है, 5 मिनट में इसको बताने का प्रयास किया है। इसकी विस्तारित क्लास है, खूब सारे यूट्यूब पर पढ़िए। आप मेरे से पढ़ना चाहे हो तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, और इसमें फिर भी आपके कोई आपके क्वेश्चन रहेंगे उसको हम डाउट क्लास में सोल्व कर लेंगे। ओके, तो ये इस चैप्टर में से आपके एक चैप्टर ये हो गया। दूसरा चैप्टर का नाम है अल्टरनेटिव सेंटर पावर। ठीक है, अल्टरनेटिव सेंटर पावर का मतलब क्या है, पावर पहले तो देखो दोनों के बीच में इक्वल थी। कौन किस बीच है, यूएसएसआर और यूएसए के बीच में इक्वल थी। मतलब ये कि एक तरफ तो ये कम्युनिज्म और एक तरफ कैपिटलिज्म। अब क्या है, कम्युनिज्म तो हो गया एंड, एक ही आइडियोलॉजी बची अपने पास, वो कौन सी बची, कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म को कौन प्रेजेंट कर रहा था, कैपिटलिज्म को प्रेजेंट कर रहा था यूएसए। उसके बाद में इसने क्या किया कि क्षेत्रीय स्तर के ऊपर आपको बताया कि छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन सामने आए। जैसे पूरे वर्ल्ड स्तर के ऊपर एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसका नाम था यूएनओ। ठीक है, यूएनओ की जो इस्टेब्लिश्ड हुआ था 24 अक्टूबर 1945। इसके बाद में क्या है कि पूरे वर्ल्ड स्तर के ऊपर यूएनओ के नाम की संस्था आती है, वो पूरे वर्ल्ड को एक करने का काम करते हैं। इंडिया भी उसका मेंबर बनता है आगे जाकर। और उसमें आपको बताया कि हमने क्लास में डिस्कस किया था कि इसमें इसमें जो अलग अलग ब्रांच बनी हुई है, सिक्योरिटी काउंसिल बनी हुई है, नेशनल असेंबली, वो इंटरनेशनल असेंबली बनी हुई है जिसको महासभा बोलते हैं। इसके साथ में इसमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बना हुआ है, सोशल एंड इकोनॉमिक वो जस्टिस बनी हुई है, ये काउंसिल बनी हुई है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अल्टरनेटिव सेंटर पावर। इसका मतलब क्या है कि ये जो पावर है इनके जो इसके सेंटर कौन कौन से हैं। तो इसमें सबसे पहले बात की गई है यूरोपीय यूनियन की। अब बताइए यूरोपीय यूनियन की हम बात करते हैं तो ये यूरोपीय यूनियन निकलता है मार्शल प्लान से। मार्शल प्लान मतलब यूरोप जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जब इसकी जो इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई थी उसके बाद में इसने अपने आप को इसको वेलफेयर करने के लिए यूएसए ने एक स्कीम निकाली थी जिसको कहते हैं मार्शल। ये मार्शल यूएसए हैं उसके कोई प्रेसिडेंट के जनरल सेक्रेटरी थे, और इसको आप चेक भी कर लेना। और इसके साथ में यूरोपीय यूनियन में शुरू में क्या हुआ कि इसमें एक टाइमलाइन दे रखी है कि किस प्रकार से यूएसए है इसने सपोर्ट किया। और मार्शल प्लान के बाद में यूरोपीय यूनियन नाम की एक नई संस्था आई, वो ऐसे कहते हैं उसमें 1951 से शुरू हो गया था इसका बनना। उसमें पहले 6 मेंबर जुड़ते हैं, उसके बाद 3 जुड़ते हैं। इसके लिए एक अलग से आपको यहाँ एक टाइमलाइन दे रखी है, इसको आप रीड कर लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको आप देख सकते हो। इसके साथ में हम देख सकते हैं कि प्रेजेंट में ईयू की क्या कंडीशन है। ईयू में प्रेजेंट में 27 कंट्रीज है और 2016 में इससे आपका जो ईयू है ये इससे बाहर निकल चुका है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें तो ईयू का जो ऐसे कहते हैं पूरे वर्ल्ड में ईयू इसमें तो दे रखा है 17 ट्रिलियन और प्रेजेंट के डाटा क्या है, प्रेजेंट के डाटा है 18.6 ट्रिलियन जो योगदान है जीडीपी है ये पूरे वर्ल्ड में ईयू की है। और ईयू के खूब सारे जो ऐसे कंट्री भी हैं जिनकी जो करेंसी है ये आपकी यूरो है, ताकि ये एक दूसरे से सब ट्रेड करेंगे ना उस समय ये बेनिफिशियल रहेंगे। उसके बाद में मार्शल प्लान के बाद में
इसमें ऐसे भी छोटे छोटे कंट्री हैं जो इसमें शामिल हो गए और शामिल होने के बाद में इन्होंने काम किया है। आगे चलकर इसमें पहले जो ओल्ड मेंबर हैं और न्यू मेंबर है इसके बारे में इसमें विस्तार से बता रखा है, इसको आप रीड कर सकते हो। इसके साथ में हम बात करेंगे आसियान के बारे में। तो आसियान जो कंट्री है, आसियान कंट्री है, इसके बारे में ऐसे कहते हैं कि यूरोपीय यूनियन की ये 10 कंट्री, यूरोपीय यूनियन के बाद में आसियान ऐसा कंट्री है जो इकोनॉमिक रूप से और वेलफेयर रूप से और कल्चर और एजुकेशन को साथ में लेकर आगे बढ़ता है। और ये साउथ एशिया, मतलब कि आसियान की फुल फॉर्म ये साउथ ईस्ट एशिया, मतलब कि जैसा इसमें बताया गया कि साउथ ईस्ट एशिया में जो कंट्री है ये इसमें शामिल है। और इसकी स्थापना इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और इसमें है आपकी है, हाँ 5 कंट्री है, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड और आपका ब्रुनेई है। सॉरी, इसमें आप इसको करेक्ट कर लेना आप। इसमें 5 फाउंड कंट्री अलग है और इसमें जो 5 जो अलग कंट्री है वो अलग है। मतलब ये 10 मेंबर कंट्रीज़ है, आप माफ़ करना मुझे, इसमें 10 मेंबर कंट्रीज़ हैं जिसमें 5 कंट्री तो इसकी स्टैब्लिश फाउंडर कंट्री है और 5 कंट्री इसमें आगे जाकर और मिल जाती है। और आगे जाकर इंडिया जैसे देश भी पर्यवेक्षक सदस्य बन जाते हैं। इसके जो मेंबर्स हैं इनके बारे में इसमें क्वेश्चन आता है, ठीक है। और इसके बाद में एक बात दे रखी है, इसमें एक क्वेश्चन दे रखा है आसियान वे के बारे में। आसियान वे का मतलब ये है कि ये इकोनॉमिक रूप से एक दूसरे का सहयोग करने के लिए, ट्रेड को आगे बढ़ाने के लिए इसमें दे रखा है, ठीक है। आगे इसमें दे रखा है EU के बाद में एक छोटा सा कंट्री दे रखा है ये चाइना के बारे में। चाइना ने किस प्रकार से अपनी जो पॉलिसी है किस प्रकार से डेवलपमेंट किया, आपको पता है। इसमें एक दे रखा है ओपन डोर के बारे में। 1978 में चाइना है जिसने ओपन डोर की नीति अपनाई थी। और ओपन डोर की नीति ये है कि इसने अपना जो मार्केट है, जैसे इंडिया ने तो 1991 में ओपन किया है और जो चाइना है इसने 71 में ही बाहर की कंट्रियों को अपना लिया था, या सिंपल लैंग्वेज में कहें तो LPG को अपना लिया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इसको एक्सेप्ट कर लिया था चाइना ने। और इसका कारण यही है कि इंडिया की इकोनॉमी थोड़ी इसलिए पीछे है और चाइना की आगे है, ठीक है। उसके बाद में इंडिया और चाइना रिलेशन के बारे में बात की गई है कि इंडिया और चाइना का जो रिलेशन है ये बहुत ही मतलब कि इम्पोर्टेंट है। और इसमें हमारे इसमें पंसिल की भी बात की गई है, पंसिल ट्रेटी की भी बात की गई है। और 1962 का जो वर्ल्ड वार हुआ था, वार हुआ था दोनों के बीच में, इसकी बात भी की गई है। तो आप इस वार को भी आप देख सकते हैं। उसके बाद में आज जो चैप्टर लास्ट में बात की है जापान और साउथ कोरिया के जो कन्फ्लिक्ट है उसके बारे में बात की गई है। तो आप ये सारी चीज़ें इसमें देख सकते हो। तो 2 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है, इसमें से आपके 2 ही चैप्टर आएंगे और बारिश आ चुकी है। एक चैप्टर और अपन डिस्कस कर लेते हैं जिसका नाम है नेशनल बिल्डिंग। ये वीडियो थोड़ा सा मैंने थोड़ा टाइम निकाला आपके लिए, टाइम आजकल कम मिल रहा है थोड़ा सा, ठीक है। तो इसमें है जो सेकंड वाली बुक है, इंडियन पॉलिटिक्स वाली बुक है, इसमें बात की गई है किसकी, इसमें बात की है नेशनल बिल्डिंग। चैप्टर का नाम है नेशनल बिल्डिंग। ये चैप्टर शुरू होता है आपका किसके बारे में, ये चैप्टर शुरू हो रहा है नेहरू की स्पीच से। जब से 15 अगस्त 1947 का हमारा देश आज़ाद हुआ, उस दिन हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है इसने ट्रस्टी विथ डेस्टिनी नाम से स्पीच दिया था। और स्पीच देने के बाद में इसने हमारे देश को एक ऐसे कहते हैं कि एक नई दिशा देने का काम किया है। और ये हमारे बात करते हैं कि 3 चैलेंज आए थे हमारे सामने। इसमें हमारे डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश्ड की बात है और किस प्रकार से इंटीग्रेशन की बात है, मतलब एक जगह हमारे पूरे देश को एक जगह करना। और उसके साथ में हमारे सामने चैलेंज आए थे एजुकेशन और क्या नाम भूखमरी का, या फिर बाद में प्रत्येक जो नागरिक है उसको मतलब कि हम स्थापित करने का काम करें। और सभी को क्या है कि मुख्य रूप से हमें सभी को साथ लेकर चलें। और ये ऐसे कहते हैं कि प्रत्येक जो सिटीजन है उसकी हम देखभाल करें। इस प्रकार से ये शुरू होता है चैप्टर। उसके बाद में इसमें बात की गई है हमारे जो इसका ये हुआ था, हमारे इस दोनों कंट्री का पार्टीशन हुआ है, विभाजन हुआ है। ऐसे कहते हैं कि हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लिए, मुस्लिम्स के लिए पाकिस्तान, 2 कंट्री है। इसका एस्टैब्लिश्ड इस चैप्टर में दिया गया है। और उसके बाद में किस प्रकार से कौन कौन से हमारे इसके सामने कन्फ्लिक्ट आए, कौन कौन सी प्रॉब्लम आई, इसकी बात इस चैप्टर में की गई है। और उसके बाद में आगे चलकर जो इम्पोर्टेंट बताया गया है कि जो महात्मा गांधी है इन्होंने किस प्रकार से हमारे देश में जो दंगे हुए थे, जो कन्फ्लिक्ट हुआ था, उसको रोकने में हमारे महात्मा गांधी का कितना योगदान है, इसकी बात की गई है। नेहरू और पटेल और जो जितने बड़े लीडर थे
इन्होंने किस प्रकार से देश के लिए काम किया है, इसकी बात इसमें की गई है। उसके बाद में इसमें बात की गई है इंटीग्रेशन की बात की गई है, पूरे देश को एक करने का काम किया है, जिसमें मुख्य कंप्लीट 3 जो देशी रियासत थी, जिसमें इसमें बात की गई है हैदराबाद की बात की गई है, इसमें बात की गई है मणिपुर की बात की गई है, और इसमें जम्मू कश्मीर की बात की गई है, और इसमें हैदराबाद की बात की गई है। हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के तहत इसमें शामिल किया गया था। और ऐसे कहते हैं कि खूब सारे जो लोग थे वो ये कह रहे थे कि हैदराबाद एक अलग रियासत बनेगा, एक अलग कंट्री बनेगा, लेकिन ऐसा हमारी सरकार ने उचित नहीं समझा, और हमने क्या है कि आगे चलकर ऑपरेशन पोलो चलाया, जिसमें हमारे जो कंट्री है, हमारी कंट्री में ये शामिल हो गया हैदराबाद। यहाँ का जो निज़ाम थे, इनकी नेहरू के साथ तस्वीर बताई गई है। और आगे चलकर मणिपुर का एग्जाम्पल है। मणिपुर के जो महाराजा थे, इन्होंने ये कहा कि हम क्या करेंगे, हम इंडिया में शामिल हो जाएंगे। और यहाँ के महाराजा एकमात्र ऐसे राजा थे, किंग थे, जिन्होंने इलेक्शन लड़के उसके बाद में सरकार के साथ शामिल होते हैं और मणिपुर को हमारे इंडिया में इंक्लूड कर लेते हैं। आगे बात की गई है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन की बात की गई है, ठीक है, जिसमें ऐसे कहते हैं कि हमारे जो जितने भी स्टेट हैं, ऐसे कहते हैं, इसमें एक कन्फ्लिक्ट दे रखा है, पोटी श्री रामलू का दे रखा है, जिसमें ये कहा गया था कि आंध्र प्रदेश में अलग तमिल स्टेट के लिए बनाने के लिए, लैंग्वेज के हिसाब से स्टेट बनाने के लिए, आंध्र प्रदेश अलग स्टेट बनाने के लिए, इसमें एक व्यक्ति थे जिसका नाम था पोटी श्री रामलू। ये ऐसे कहते हैं अनशन पर बैठ गए थे, पास्ट पर बैठ गए थे, और उसके बाद में जैसे ही इन्होंने ऐसे कहते हैं कि 956 डेज तक ये अनशन पर रहते, पास्ट पर रहते, उसके बाद में इनकी मौत हो जाती है। और आगे चलकर इनकी मांग को मानने के लिए हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, हमारी गवर्नमेंट ऐसी इसकी घोषणा करती है कि आंध्र प्रदेश के नाम से एक नया स्टेट हम स्थापित करेंगे। उसके बाद में हमारे सामने चैलेंज आता है कि हमारा जो पूरा कंट्री है, इसको पूरे स्टेट में हमने डिवाइड करते हैं। तो इसके लिए जो सरकार है ये लेकर आती है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, ठीक है। और इसके तहत क्या करते हैं, इसके तहत हमारे जो जितने भी स्टेट हैं उनको हमें 14 स्टेट और 6 यूटी में डिवाइड कर देते हैं। और प्रेजेंट में हमारे 28 स्टेट और 8 यूटीज है। प्रेजेंट में जम्मू कश्मीर है, इसको हमने यूटी बना दिया है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर के नाम से। जम्मू कश्मीर की जो कैपिटल है वो आपकी श्रीनगर है, और आपकी जो लद्दाख की कैपिटल है वो लेह है। इसकी बात की गई है। और इसके लास्ट में इसमें ये कहा गया है कि पूरा जो देश है, प्रारंभिक में जो प्रेजेंट में क्या कंडीशन आई है, इनकी बात की गई है। ये हमने ब्रीफली तीनों चैप्टर को रिवीजन किया है, जिसमें हमने देखा है कि ये दोनों बुक हैं, इनमें से आपके जो चैप्टर आएंगे, मैंने ये विचार किया कि मैं थोड़ा सा टाइम बच्चों के लिए निकालता हूँ, और इसमें मैं आपको ये बताने का प्रयास करता हूँ कि किस प्रकार से ये जो PT1 में आपके जो चैप्टर आ रहे हैं, इसका किस प्रकार से मतलब कि आप रिवीजन कर सकते हो। और इसमें फिर भी आपकी कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासा के पास समंदर भी आएगा, यूं थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। आप पूरे ज़ोर शोर से लगे रहें, तैयारी करते रहें, फिर भी कोई डाउट होगा तो हम डिस्कस कर लेंगे। और अभी आप सभी स्वस्थ रहें, और बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपने इतना ध्यानपूर्वक इस पूरे वीडियो को देखा, इसके लिए हम आपका आभार करते हैं, और आप इस चैनल को सपोर्ट करने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत।